मुझे समझ नहीं आता आप उससे इतना डरते क्यों हैं। मुझे जो भी नुकसान उठाना होगा ना, मैं उठाऊंगी अकेले। अगर मोहम्मद यार ने अली के सामने अपनी ज़बान खोल दी तो सब खत्म हो जाएगा। तुम्हें मुझे छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। सब खत्म का मतलब समझती हो ना, बचोगी तुम भी नहीं। मैं ही तुम्हें रोक ली थी और मुझसे रोका नहीं गया। कहीं नजर भी आता है ना, वही मार देना उससे। ऐसा लग रहा जैसे किसी ने रूह खींच ली हो। तुम्हारी जान लेना चाहता हूँ। इतना तड़पते तड़पते तुम्हें मरते हुए देखना चाहता हूँ। तो खुद से खुद मिलेगा मुझे। मैं कोई भी काम सोच समझ कर नहीं करता, बस कर जाता हूँ। आइंदा नहीं, आखिरी बार। इसका ख्याल रखो। आवाज नीचे। क्यों किया? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। क्यों किया? मलिक साहब का एक्सीडेंट हो गया। क्या चाहती हो? मैं मारा जाऊं? इतना खौफ है आपको उसका? हमारी जिंदगी इतनी तंग कर दूंगा आपके मौत की दुआ मारोगे और मौत नहीं आएगी तुम्हें। कैसी अंगड़ाई ये दिल बन बैठा तेरा शयदाई। मुलाकात जहां एलिया खुद अपने मुंह से इकरार करती है कि उसने मिराल के वालिदैन को क्यों मरवाया। एलिया एक इतनी शातिर और मंसूबा साज औरत है जिसने सालों तक अपने जराइम को छुपाए रखा। वो अचानक इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे कर सकती है कि अपने सबसे बड़े दुश्मन के सामने अपना सारा कच्चा चिट्टा खोल कर रख दे। एलिया इस वक्त ना मंतक के तहत काम नहीं कर रही, वो तकब्बुर के ज़ेरे असर है। वो अली को अपना राज इसलिए नहीं बता रही कि वो उससे हमदर्दी रखती है या उससे कोई गलती हो रही है, बल्कि वो ये इकरार करके अली की बेबसी का लुत्फ उठाना चाहती है। बल्कि ताकत का मुजाहिरा था। वो अली को ये बताना चाहती थी कि उसकी औकात एलिया के सामने कुछ भी नहीं। उसे एक नफ्सियाती बर्तरी साबित करनी थी कि देखो मैंने तुम्हारी जिंदगी तबाह कर दी और तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। एलिया की पूरी तवज्जो इस वक्त सिर्फ अली की बेबसी पर मरकूज थी। उसने याकूब को, जो इस पूरी गुफ्तगू को अपने फोन पर रिकॉर्ड कर रहा था, मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर दिया। इसके नजदीक याकूब की हैसियत एक बेजान शय या फर्नीचर के एक टुकड़े से ज्यादा नहीं थी। उसका गरूर उसे ये मानने ही नहीं देता कि याकूब जैसा कोई मामूली किरदार उसकी तबाही का सबब बन सकता है। मतलब तकब्बुर आपकी बिनाई नहीं छीनता, बल्कि आपका जाविया निगाह इतना महदूद कर देता है कि आपको सिर्फ अपनी ताकत नजर आती है। 100% दुरुस्त। और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। और यही वो अंधापन है जिसने याकूब को वो मौका दिया कि वो एक ऑडियो फाइल के जरिए एलिया की मौत के परवाने पर दस्तखत करवा ले। बिल्कुल, लेकिन कहानी अभी यहाँ रुकती नहीं है। एलिया, जो इस बात से मुकम्मल बेखबर है कि उसका राज रिकॉर्ड हो चुका है, वो अपने वार का अगला मरहला शुरू करती है। हाँ, और ये मरहला जिस्मानी नहीं बल्कि खालिसतन नफ्सियाती है। एलिया मिराल को कॉल करती है और उसे एक ऐसा झूठ बोलती है जो उसकी पूरी दुनिया हिला देता है। वो लम्हा बहुत तकलीफ दे था जब मिराल को वो कॉल आती है। वो कहती है कि उनका असल दुश्मन कोई और नहीं बल्कि अली खान है। अब मेरा सवाल यहाँ ये है कि एलिया ने अली को रास्ते से हटाने के लिए कोई किराए का कातिल क्यों नहीं भेजा? उसने मिराल को इस्तेमाल करने का इतना पेचीदा और तवील रास्ता क्यों चुना? अगर एलिया सिर्फ अली को जिस्मानी तौर पर खत्म कर देती तो अली एक मजलूम या हीरो बनकर मरता।
और वो मिराल के दिल में हमेशा के लिए जिंदा रहता। सही बात है। एलिया को सिर्फ अली की जान नहीं चाहिए थी, उसे अली की वो हैसियत खत्म करनी थी जो वो मिराल की जिंदगी में रखता था। वो जानती है कि जब तक अली और मिराल एक साथ हैं, वो दोनों एक दूसरे की ताकत हैं। तो उसने मिराल के जहन में शक का बीज बो दिया। हाँ, उसने मिराल की हकीकत, जिसे हम रियलिटी कहते हैं, उसे ही मस कर दिया। जब इंसान किसी शदीद सदमे से गुजर रहा हो तो उसका दिमाग हकायक को परखने की सलाहियत खो देता है। और वो उस कहानी पर यकीन कर लेता है जो उसे सबसे पहले सुनाई जाए। जी, और जो सबसे ज्यादा यकीन दहानी के साथ सुनाई जाए। मिराल के साथ यही हुआ। उसने अपने घर का सामान तोड़ा और अली के लिए दरवाजा बंद कर दिया। ये मंजर बहुत तकलीफदेह था, लेकिन साथ ही ये भी जाहिर करता है कि नफसियाती जंग इंसान को किस तरह अंदर से खोखला कर देती है। मिराल ने दरवाजा लॉक करके सिर्फ एक कमरा बंद नहीं किया था। बिल्कुल, उसने अली की वो वाहिद पनाहगाह छीन ली जो उसे इस सारी लड़ाई में खड़ा रखे हुए थी। हाँ, लेकिन अगर हम इस सूरत हाल पर गौर करें तो ये वहम का जाल बहुत मजबूत था। उसको तोड़ने के लिए महज दिलासे की जरूरत नहीं थी। और यहीं दादी की एंट्री होती है। हाँ, दादी की एंट्री। और वो अली को दिलासा देने के बजाय उसके अंदर के गुस्से को जगाती हैं। दादी का किरदार यहाँ एक रिवायती बुजुर्ग का नहीं है जो सिर्फ रोते हुए को चुप करवा दे। बिल्कुल, उनका डायलॉग तो कमाल था। दादी जानती हैं कि अली इस वक्त लर्न्ड हेल्पलेसनेस या सीखी हुई बेबसी की कैफियत में जा चुका है। सीखी हुई बेबसी? हाँ, ये वो हालत होती है जहाँ इंसान को लगने लगता है कि वो कुछ भी कर ले हालात नहीं बदलेंगे, इसलिए वो कोशिश ही तर्क कर देता है। ओह, अच्छा, जैसे वो हार मान लेता है। बिल्कुल। दादी का ये कहना कि जब भी इलिया नजर आए वो उसकी आज़ादी का आखिरी दिन होना चाहिए, दरअसल अली को उस बेबसी के खोल से बाहर निकालने का एक नफसियाती झटका था। यार, ये तो कमाल का तजस्सुब है। दादी ने उसे याद दिलाया कि जुल्म सहना तकदीर नहीं है बल्कि एक इंतखाब है। बिल्कुल, और एक्शन लेना जरूरी है। ये बात वाकई सोचने पर मजबूर करती है कि बाज़-औक़ात हमदर्दी इंसान को कमज़ोर करती है, जबकि एक सख्त और वाज़े मकसद इंसान को दोबारा खड़ा कर देता है। और यहीं से कहानी उस मरहले में दाखिल होती है जिसे हम सच्चाई की ताकत कह सकते हैं। क्योंकि नफसियाती हीरा फेरी और तन्हा करने की ये सारी हिकमत अमली तब तक ही कामयाब है जब तक शिकार को हकीकत का इल्म ना हो। बिल्कुल, सच्चाई सामने आते ही सब बिखर जाता है। याकूब मिराल के पास पहुंचता है और उसे वो ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनाता है। वो रिकॉर्डिंग जिसमें इलिया के एतराफ के साथ साथ अली की बेगुनाही का सबूत भी मौजूद है। और उसके बाद मिराल का जो रद्द अमल होता है वो देखने लायक था। वो फौरन अपनी स्कूटी निकालती है और सीधी अली के घर पहुंच जाती है। मिराल के दिमाग में ना दो मुतजाद बातें चल रही थीं। एक तरफ उसकी वो मोहब्बत और एतबार था जो उसने हमेशा अली पर किया था, और दूसरी तरफ एलिया का वो झूठ था जिसने अली को कातिल बनाकर पेश किया। तो दिमाग इन दोनों चीजों के बीच फंस जाता है। हाँ, दिमाग इस तजाद की वजह से मफलूज हो जाता है। इंसान कोई फैसला नहीं कर पाता और बेबसी में सामान तोड़ने या खुद को बंद करने जैसे गैर इरादी अमल करता है। ओह, तभी वो कमरे में बंद होकर चीजें तोड़ रही थी। बिल्कुल, लेकिन जैसे ही याकूब ने वो रिकॉर्डिंग सुनाई वो तजाद खत्म हो गया। झूठ की दीवार गिरते ही मिराल का दिमाग उस मफलूज हालत से निकलकर फौरन एक्शन की हालत में आ गया। मिराल इतने अरसे से एलिया की बातों में क्यों आ रही थी? मतलब क्या वो इतनी बेवकूफ थी कि उसे कुछ नजर ही नहीं आ रहा था? एलिया ने मिराल के साथ बिल्कुल यही किया था। उसने मिराल के जहन में अली खान के खिलाफ एक ऐसा बयानिया, एक ऐसा नैरेटिव बिठा दिया था कि मिराल को अपना हर खैर ख्वाह अपना दुश्मन लगने लगा था। एलिया वाकई वो मालवेयर थी जिसने मिराल के दिमाग के डिफेंस मैकेनिज्म को हाईजैक करके अली खान के खिलाफ इस्तेमाल किया। जब मिराल वो फुटेज देखती है ना, तो उसे सिर्फ ये नहीं पता चलता कि इलिया कातिल है, बल्कि उस पर यह भी इंकिशाफ होता है कि उसने खुद अपनी मर्जी से अपने सबसे बड़े दुश्मन पर अंधा एतमाद किया और अपने सच्चे मुहाफिज को यानी अली खान को ठुकराया। ये एहसास तो बहुत तकलीफदेह होगा। बहुत ज्यादा। उस लम्हे जो निदामत और गुस्सा पैदा होता है वो इंसान की बर्दाश्त से बाहर होता है, लेकिन सच्चाई उसे एक वाज़े रास्ता दिखाती है, चाहे वो रास्ता कितना ही तकलीफदा क्यों ना हो। वो अब एक रोती हुई उलझी हुई लड़की नहीं रही। वो एक ऐसे इंसान में बदल गई जिसका हदफ बिल्कुल वाज़े है, और यही वो मुकाम है जहां साजिश करने वालों की उल्टी गिनती शुरू होती है। हाँ, क्योंकि जब इस्तेहकाल का शिकार होने वाले लोग सच्चाई की बुनियाद पर आपस में मिल जाते हैं तो वो सबसे बड़ी ताकत बन जाते हैं।
एलिया की तन्हा करने वाली हिकमत अमली नाकाम हो चुकी थी और अब उसे इन दोनों की मुश्तरका ताकत का सामना करना था। और यही वो गुस्सा है जो मिराल को एक इंतहाई बेवकूफाना कदम उठाने पर मजबूर करता है कि वो एलिया से बदला लेने निकल पड़ती है। जे एलिया के पास जाती है और रास्ते में ही शहरोज मुनव्वर के बंदे उसे अगवा कर लेते हैं। शहरोज उसे किसी सुनसान गोदाम या किसी फैक्ट्री में कैद नहीं करता, बल्कि उसे उसी के वालिदैन के घर ले जाता है। अली खान किसी तरह मिराल को बचा लेता है और इस सब में शहरोज मुनव्वर के पैर पर गोली लगती है और बाद में हमें पता चलता है कि वो हमेशा के लिए अपाहिज हो गया है। कहानी में एलिया को तो पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, उसके हाथों में हथकड़ियां लग जाती हैं, यानी हम कह सकते हैं कि इंसानी कानून अपना काम कर देता है। बिल्कुल, उसे जमीनी सजा मिल जाती है। याकूब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होता है और अली खान को बताता है कि मलिक हशमत जिस प्राइवेट जहाज में भागा था वो क्रैश हो गया है और हशमत मारा गया है। मिराल की अचानक तबीयत खराब होती है और अस्पताल ले जाने पर डॉक्टर मुस्कुराते हुए बताता है कि वो हामिला है। दादी को जब फोन पर यह खबर मिलती है तो उनकी खुशी तो दीदनी होती है। वो तो खुशी से झूम उठती हैं। मलिक हशमत और एलिया के मकासद क्या थे? वो तो सब कुछ खत्म करना चाहते थे। वो मौत बांट रहे थे। उन्होंने अली खान के वालिदैन को मारा। वो अली खान की जिंदगी और उसके वजूद को ही मिटाना चाहते थे। उनका असल हदफ एक पूरी नस्ल का खात्मा था। ये इस बात का खत्मी ऐलान है कि विलन जिस वजूद को खत्म करना चाहता था वो ना सिर्फ बच गया है, बल्कि उसने एक नई जिंदगी को जन्म देकर मौत के फलसफे को ही शिकस्त दे दी है। नया बच्चा इस बात की अलामत है कि जुल्म और तबाही का जो साइकिल चल रहा था वह मुकम्मल तौर पर टूट चुका है। ये सिर्फ एक हीरो और हीरोइन की जाती जीत नहीं है, ये तबाही के ऊपर तख्लीक की फतह है। क्या कमाल की बात की आपने। हमने देखा कि शदाई सिर्फ एक शख्स के इंतकाम की कहानी नहीं थी। जी नहीं, ये उस सफर की कहानी थी कि कैसे एक इंसान का जहन मैनिपुलेशन के मॉलवेयर से निकलकर हकीकत का सामना करता है, कैसे एक जालिम का गुरूर उसी के नाकारा जिस्म में कैद हो जाता है और कैसे नामुकम्मल इंसानी कानून की जगह कायनात का निजाम अपना फैसला सुनाता है। अली याकूब के साथ पुलिस स्टेशन जाता है, रिकॉर्डिंग पेश करता है और पुलिस एलिया को गिरफ्तार करने पहुंच जाती है। वो गिरफ्तारी का मंजर भी बहुत जबरदस्त था। हाँ, लेकिन इस गिरफ्तारी के मंजर में जो सबसे ज्यादा चौंका देने वाली बात थी वो एलिया का रद्द अमल था। जैसे ही उसके हाथों में हथकड़ियां लगती हैं और उसे एहसास होता है कि अब वो नहीं बच सकती, वो एक सेकंड जाया किए बगैर अपने सगे भाई का राज उगल देती है। बिल्कुल, वो मलिक हशमत का राज पुलिस के सामने उगल देती है कि अली के वालिदैन का कत्ल किसी ने करवाया। यानी एलिया ने जब देखा कि उसका अपना बचाव मुमकिन नहीं तो उसने सोचा कि मैं अकेली क्यों सजा को भुगतूं। बिल्कुल, उसने यही सोचा। अगर मेरा इक्तिदार खत्म हो रहा है तो मेरे भाई का इक्तिदार भी कायम नहीं रहना चाहिए। उसने मुल्क हशमत को बचाने की कोई कोशिश नहीं की क्योंकि उनके दरमियान कभी कोई वफादारी थी ही नहीं। एक छोटा सा मोहरा गिरा, उसने एलिया को गिराया और एलिया के गिरने की रफ्तार और दबाव ने मुल्क हशमत को भी जमीन बोस कर दिया। ये एक हैरान अंगेज जंजीरी अमल था। वाकई एक छोटी सी ऑडियो क्लिप ने दहाइयों पर महीद दो अलग अलग जराइम के नेटवर्क्स को एक ही झटके में बेनकाब कर दिया। और अंजाम, दोनों बहन भाई जेल की सलाखों के पीछे उम्र कैद की सजा काटते हुए। और इस सारी तबाही के बाद कहानी का इख्तिताम जिस तरह अली और मिराल के एक होने पर और इस प्रपोजल पर होता है वो सिर्फ एक रिवायती हैप्पी एंडिंग नहीं है। नफ्सियाती तौर पर यह इस बात का सबूत है कि हेरा फेरी और झूठ से बनाए गए रिश्ते दबाव पड़ने पर टूट जाते हैं, लेकिन जो रिश्ते सच्चाई और एक दूसरे पर यकीन की बुनियाद पर खड़े होते हैं वो बदतरीन सदमात के बाद भी दोबारा जुड़ने की सलाहियत रखते हैं। आज के लिए हमारी ये गहरी गुफ्तगू यहीं तक। अपना ख्याल रखिएगा। इश्क लेके यार की खोज में निकले दो नैन दीवाने। आप कौन है? अब्दुल्लापुर का देवदास। ऐसा भी हो रूबरू तुम बैठो। ऐसा नहीं हो सकता।
शब गहरी होते ही हवेली के पिछले दरवाजे से आकर अपना छाता ले जाएगा। भूली हुई चीजें हम नहीं रखते गुलबानो। ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम्हारा देवदास कोई और हो। से कहो कि मुझे सिर्फ एक दफा उससे मिलवा दे, प्लीज मिलवा दे। मैं उससे नहीं कहूंगी कि मेरे दिल का हाल पूछे, मुझे अपने साथ नहीं लेके जाए, कहीं नहीं लेके जाए अपने साथ, अगर प्लीज मुझे अपना नाम लेके चला जाए। गुलबानो 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 मेरी बात सुनो। मेरे अंदर जो जंग जा रही थी ना, खत्म हो गई। कुदरत ने तुम्हें अगर यहाँ तक पहुँचाया है ना, तो सब कुछ तकदीर के धारे पर छोड़ दो। जब कुछ समझ में नहीं आता ना, तो बेहतर यही है कि उसे मुकद्दर पे छोड़ दो। अल्लाह बेहतर करेगा। पासा इश्क लेके यार की खोज में निकले दो नैन दीवाने। दो नैन फकीर बने तेरी लगन में निकले, हम जिक्र तेरे लेकर डर डर निकले। मुझे मेरे गुनाहों की सजा मिल गई। मैं तुम्हारी मुजरिम। मैंने तो बहुत बुरा किया, बहुत बुरा। मुझे माफ कर दो प्लीज। तुम नहीं जा सकते इस तरह। तुम तो मुझसे प्यार करते हो ना, हमें तुमसे प्यार करते हो। हम दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। हम दोनों एक दूसरे के बगैर बिखर जाएंगे, नहीं रह पाएंगे। हम जिक्र तेरे लेकर डर डर निकले। दूसरी तरफ गुलबानो, जो पूरी तरह इस सदमे से बाहर नहीं निकल पाई थी, उसे एक और इम्तिहान का सामना था। उसका लालची चाचा सलावत, जो अपने बेटे की मौत का बदला लेना चाहता था और साथ ही साथ गुलबानो की सारी जायदाद पर कब्जा करना चाहता था। वह एक खौफनाक प्लान बनाता है। इससे पहले तो गुलबानो का कहीं और निकाह हो जाए, उसे ढूंढ कर मार दिया जाए, ताकि विरासती कानून के तहत सारी जायदाद हमारे खानदान के हिस्से में आ जाए। काशिफ को एक झूठे केस में फंसाकर गुलबानो को अपने साथ ले आता है और उसे कमरे में बंद कर देता है। कमरे में बंद करके आ रहा हूँ उसे। दरवाजा खोलो। जब काशिफ की माँ ये सब देखती है तो उसका दिल कांप जाता है और वो फखर को फोन करके सब बता देती है। फखर, जो अब तक अपनी मोहब्बत से बहुत दूर चला गया था, एक बार फिर गुलबानो को बचाने का इरादा कर लेता है। वो अब्दुल्लाहपुर जाता है और काशिफ को जेल से बाहर निकलवाता है। अब सिर्फ काशिफ की आजादी काफी नहीं थी, सलावत को बर्बाद करने की भी कसम खा लेता है। एक तरफ सलावत को बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। Project has been won by Fakhr Group of Industries. और
गुलबान को यह कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलना चाहिए था। फखर, I'll deal with you later. दूसरी तरफ जहां आरा सलावत की सियासत मिट्टी में मिला देती है, बेबस हो जाता है। उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता और वह जहां आरा से मदद मांगने सफेद हवेली चला जाता है। वहां जहां आरा सलावत के सामने सच्चाई का आईना रख देती है और कहती है, क्या तुम्हें मालूम है सलावत कि मैंने तुम्हारे खून को तुम्हारी ही बीवी के हाथों मरवा दिया था। ये लो, गुल बानो को भुलाने के लिए ये सबसे मौसर दवा है। ये सुनकर सलावत के पैरों तले जमीन निकल जाती है। वो हैरानी, गम और गुस्से के बीच में फंस जाता है और जहारा बेगम तो इस खेल से दूर थी। तुम्हारी चाल ने मुझे वार करने पे मजबूर किया है। उधर गुलबानो सलावत के चंगुल से निकलने के बाद कंदील और काशिफ से शिकायत करती है। तुमने मुझे झूठ बोला है, धोखा दिया तुमने मुझे। चले जाओ यहाँ से, छोड़ दो मुझे अकेला। काशिफ उसके जज्बात सुनकर समझ जाता है कि इसका अब सिर्फ एक ही हल है और वह है गुलबानो की आजादी। वह गुलबानो को निकाह के बंधन से आजाद करने का फैसला कर लेता है। मगर फखर, वह तो जैसे पत्थर का बन चुका होता है। उसकी खामोशी महसूस की जा सकती थी। उसकी आंखों में बहुत कुछ था, दुख, मोहब्बत और कुर्बानी, मगर वो चुप था। गुलबानो उसकी खामोशी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसके दिल में नया डर पैदा हो गया था कि कहीं फखर अपनी खाला और दोस्त के लिए अपनी मोहब्बत की कुर्बानी न दे डाले। माफ कर दो। प्लीज, मैंने आपके साथ इतना बुरा किया, मुझे मेरे गुनाहों की सजा मिल गई। तेरा दिल तोड़ा, जाने क्या हो गया। उम्मीदें मर गए, प्यार कहे खो गया। सफेद हवेली जाने का फैसला करती है। फखर उसे लेकर सफेद हवेली की तरफ सफर पर निकल पड़ता है। रास्ते में गुलबानो एक दरगाह पर रुकती है। उसका दिल टूट रहा होता है। कह दे तू कुछ, मुझे सांस आ जाए। खामोशी तेरी मुझे मार जाए। अगर एक दफा तू पलट आए, ये टूटा दिल फिर मुस्कुराए। बेबसी के आलम में दुआ करती है, ऐ अल्लाह, अगर मेरी मोहब्बत सच्ची है तो मेरा देवदास मुझे लौटा दे। मैं मजबूर हूँ ख़ारों के तड़पूं, वो मुख्तार है, रहम आए न आए। कुछ दिन बाद शहंशाह और फखर की मुलाकात होती है। शहंशाह फखर को समझाता है, अगर तुम एक दूसरे से सच्ची मोहब्बत करते हो तो तुम दोनों का एक होना जरूरी है। फखर शहंशाह की बात मान जाता है और सफेद हवेली जाने का फैसला करता है। आखिर में वह जगह जहां से कहानी शुरू होती है, सफेद हवेली, वहीं उनका मिलन हो जाता है। गुलबानो की आंखों में अब खुशी के आंसू थे। जहां आरा और शहंशाह की भी शादी हो जाती है और सफेद हवेली में एक नया सूरज निकलता है, मोहब्बत का, वफादारी का और एक नए सफर का। इस तरह गुलबानो को अपना असली देवदास मिल जाता है और कहानी हैप्पी एंडिंग के साथ मुकम्मल हो जाती है। आसा इश्क लेके यार की खोज में निकले।
उठ जाओ, नाश्ता नहीं करना। बाद में मिलता हूँ। बेटा नाश्ता तो करते जाओ। चला ही हो गया। मेरा यार बादशाह, मेरा प्यार बादशाह, मेरे दिल दा खो एक हकदार बादशाह, जदों वेख उसनू रुक जावे समा, मेरे सुपनों दा सरदार बादशाह, मेरा यार बादशाह, मेरा प्यार बादशाह, मेरे दिल दा को एक हकदार बादशाह। दरख्त के नीचे बैठे बच्चों की आवाज़ें मेरे जहन में हथौड़ा बनकर बरस रही थीं। वो मुसलसल 2 के पहाड़े को रट रहे थे। जब वो 7 दूनी 14 पर पहुँचे तो मैं झुंझला सा गया। अब मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो गया था। चुप हो जाओ, मैं चिल्लाया। मेरी आवाज़ सुनकर सब बच्चे एकदम चुप होकर खौफजदा नज़रों से मुझे देखने लगे। एक तालिब इल्म ने सहमे हुए लहजे में मुझसे पूछा, मास्टर जी अब कौन सा सबक याद करें? मैंने कहा, अब उर्दू का कायदा निकाल कर अलिफ बे याद करो। चंद लम्हों बाद मेरे कानों में अलिफ अनार बे बकरी की आवाज़ें गूंजने लगी। मैंने ऐसे तो नहीं सोचा था, ना ही मेरा ख्वाब था। मैं आहिस्तगी से बड़बड़ाया। इससे कबल मेरी आंखों में आंसू आ जाते। मैंने बच्चों से कहा, चलो अब छुट्टी करो। ये कहकर मैं कुर्सी से उठकर बोझल कदमों से गांव में वाक़े अपने छोटे कमरे की तरफ चल पड़ा। 15-20 मिनट के बाद मैं अपने तारीक से कमरे में पहुंचा तो निठाल होकर चारपाई पे गिर पड़ा। मुझे इस वक्त भी बच्चों के पहाड़ों और अलिफ बे याद करने की बास गश्त सुनाई दे रही थी। मैं बेचैन हो गया। मैंने बच्चों के सामने अपने आंसुओं के आगे ज़ब्त का जो बंद बांधा हुआ था वो तन्हाई मिलते ही एक झटके से टूट गया। मैं फूट फूट कर रोने लगा। मेरे आंसू रुखसारों से पिसल पिसल कर तकिए में जज्ब होने लगे। या इलाही, मेरे साथ क्या हो रहा है? मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था, ना ही मेरा ख्वाब था। या अल्लाह, मुझ पर रहम कर। रोते रोते मेरी हिचकी बंद गई। मोअज़्ज़िज़ सामीन, 1 साल कबल बहैसियत प्राइमरी टीचर बहावल नगर के एक स्कूल में मेरी पोस्टिंग हुई। स्कूल क्या था, बस म्यूनसिपल कमेटी के गांव से थोड़े से फासले पर वाक़े दरख्तों के ज़ख़ीरे के करीब एक कमरा तामीर करके उसकी पेशानी पर प्राइमरी स्कूल प्राय तलबा का बोर्ड लगा दिया था। एक कमरा, चंद कुर्सियाँ, ब्लैक बोर्ड और टाट इस स्कूल की कुल कायनात थी। तालिब इल्मों की तादाद 10 के करीब थी। यही वजह थी कि मैं यहाँ वाहिद उस्ताद था। मेरा रो रो कर जी जब हल्का हो गया तो मैं बेख्तियार अपने मेज़ पर पड़े तस्वीरों के एल्बम की तरफ बढ़ा। एल्बम में लगी ग्रुप फ़ोटो देखकर यूनिवर्सिटी का सुनहरा ज़माना मेरी आंखों के सामने गर्दिश करने लगा। एक एक बात, एक एक लम्हा मेरी यादों के एल्बम में महफूज था। वो दिन मैं कभी फरामोश नहीं कर सकता जब एमए की क्लास में दाखिले के लिए मेरिट लिस्ट में मेरा नाम आया था। मैं खुशी से फूला नहीं समा रहा था। यूनिवर्सिटी में पढ़ना मेरा ख्वाब था। मेरा शुमार यूनिवर्सिटी के लायक तालिब इल्मों में होता था। जब मैं एमए की डिग्री लेकर यूनिवर्सिटी के गेट से बाहर निकला तो रोज़गार की तलाश शुरू हुई। अखबारात में मुलाजमतों के इश्तिहार पढ़ना और दरख्वास्त भेजना मेरा अव्वलीन काम था। मुलाजमत के लिए
बहुत से दरवाज़ों पे दस्तक दी, लेकिन कुछ ख़ास कामयाबी ना मिल सकी। एक सुबह एक स्कूल में इंटरव्यू देने के लिए पहुंचा तो वहाँ पहले ही खासे उम्मीदवारों का रश था। मैं एक कोने में खड़ा हो गया। अरे कामिल, तुम भी यहाँ आए हो? मैंने पलट कर देखा तो मेरा दोस्त इकबाल खड़ा था। मैंने जवाब दिया, क्या मैं नहीं आ सकता? यार ये बात नहीं, तुम तो बहुत लायक फाइक थे, तुम्हें ज़रूर मुलाजमत मिलनी चाहिए थी। बस यार, सब हालात तुम्हारे सामने हैं। मेरा लहजा अफसरदा था। खुदा खुदा करके मेरा नाम भी पुकारा गया। मैं कमरे में दाखिल हुआ। प्रिंसिपल साहब ने मेरा तालीमी रिकॉर्ड देखने के बाद चंद रस्मी सवालात किए और फिर कुछ ठहर के पूछा, मिस्टर कामिल, आप कितनी तनख्वाह लेना पसंद करेंगे? मैंने आहिस्तगी से जवाब दिया, सर मेरी तालीमी काबिलियत के मुताबिक जो तनख्वाह बनती है वो मुझे आप दे दीजिएगा। आपकी तालीमी काबिलियत के लिहाज से आपकी कितनी तनख्वाह बनती है? मैंने जवाब दिया, कम से कम 40,000। 40,000 रुपये तो बहुत ज़्यादा है, प्रिंसिपल साहब बोले। मैंने पूछा, तो आप कितनी तनख्वाह दे सकते हैं? प्रिंसिपल साहब बोले, आपका तालीमी रिकॉर्ड देखते हुए मैं आपको 20,000 रुपये दे सकता हूँ। अगर ये तनख्वाह मंजूर है तो कल से आ जाए। 20,000 सुनकर मेरे ख्वाबों का शीश महल चकनाचूर हो गया। मैं खामोशी से बाहर आ गया। घर में अब्बा जान मेरी वजह से खासे परेशान रहने लगे थे। एक दिन अब्बा जान ने अखबार मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, कामिल बेटा, कुछ प्राइमरी टीचर्स की असामियाँ आई हैं, तुम भी जल्दी से दरख्वास्त भेज दो। मैं फ़ौरन बोला, मैं और प्राइमरी टीचर, ये आप क्या कह रहे हैं? वालिद साहब ने कहा, इसमें हर्जी क्या है? मैंने कहा, ये आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? मैं मास्टर डिग्री होकर प्राइमरी मास्टर बनूंगा? वालिद साहब ने कहा, मेरे बेटे, यही हालात का तकाजा है। तुम एक मरतबा महकमे में घुस जाओ, फिर खुद ब खुद रास्ते निकलते चले जाएंगे। जब तक किसी कॉलेज में मुलाजमत नहीं मिलती, तब तक सब्र शुक्र करके कम ग्रेड वाली मुलाजमत कर लो। मेरे बेटे, ज़िद मत करो। अब्बा जान के मजबूर करने पर मैंने दरख्वास्त दी और आला तालीमी याफ्ता होने के बायस मुझे प्राइमरी टीचर की मुलाजमत आसानी से मिल गई। दोस्तों को मेरी मुलाजमत का इल्म हुआ तो उन्होंने तंज के तीर बरसाए। कुछ ने तो यहाँ तक कह दिया कि प्राइमरी मास्टर बनने से तो अच्छा था कि तुम कोई रेडी लगा लेते। मैं जब कंधे पर सफरी बैग डाले बहावल नगर पहुँचा तो दरख्तों के दरमियान बने हुए एक कमरे के स्कूल को देखकर अफसरदा सा हो गया। गांव के कुछ लोग मेरी रहाइश के लिए एक कमरे का बंदोबस्त करने लगे। मुझे इस स्कूल में पढ़ाते हुए 1 साल होने को आया है। इस अरसे में तालिब इल्मों की तादाद 50 से तजावुज़ कर चुकी थी। तालिब इल्मों की बढ़ती हुई तादाद के पेश नज़र महकमा तालीम ने एक प्राइमरी मास्टर का तबादला करके यहाँ तैनात कर दिया। नया आने वाला टीचर तौफीक मेरा हम उम्र था। इसकी तालीमी काबिलियत मैट्रिक थी। वो निज़ामपुर के प्राइमरी स्कूल में 4 साल से पढ़ा रहा था। बहावल नगर से निज़ामपुर का फासला 10-11 किलोमीटर का था। चंद ही दिनों में वो मुझसे खासा बेतकल्लुफ़ हो गया। मेरी तालीमी काबिलियत के बायस वो मेरी बहुत इज़्ज़त करता था और अक्सर मुझे कहता था, कामिल भाई, इतनी तालीम हासिल करने के बाद इस छोटे से स्कूल में पढ़ाना आपका मनसब नहीं, आपके साथ इंसाफ नहीं हुआ। मैंने कहा, शायद तुम ठीक कहते हो। तौफीक ने कुछ अरसे ही में स्कूल में अपना रंग जमा लिया। एक सुबह जब मैं स्कूल पहुंचा तो दरख्त के नीचे गन्ने का आटा, देसी घी का डब्बा और शॉपिंग बैग में कीनू पड़े थे। मैंने कहा, तौफीक, ये सब क्या है? जमाल ये चीज़ें हम दोनों के लिए लाया है, तौफीक बोला। मैंने कहा, ये गलत बात है, ये चीज़ें वापस कर दो।
तौफीक बोला, मैं तो वापस नहीं करूँगा, और इन चीज़ों में लेने में हर्ज भी क्या है। बच्चे हमारी खिदमत करते हैं तो हम भी उन्हें हर पर्चे में फेल होने के बावजूद पास करके इनकी कम खिदमत करते हैं। इस दुनिया में कुछ दो और कुछ लोग की बुनियाद पे काम चलता है। मैं तौफीक की इस कारोबारी अंदाज की गुफ्तगू सुनकर बहुत कुछ सोचने पर मजबूर हो गया। तौफीक के अंदर बुरा आदमी बहुत जल्द बेनकाब होकर मेरे सामने आ गया। इसे देखकर मुझे यूं महसूस होने लगा जैसे वो तालीम की दुकान सजाकर हर लफ्ज़ की कीमत वसूल कर रहा है। मुझे इससे घिन महसूस होने लगी। एक शख्स साइकिल पर सवार स्कूल पहुंचा। मैं दरख्त के नीचे बच्चों को पढ़ा रहा था। उसने पूछा, क्या आप ही कामिल हैं? जी, मेरा नाम कामिल है। तौफीक ने ये रुक्का आपके नाम भेजा है। रुक्का देकर वो शख्स चला गया। मैंने जब रुक्का खोलकर पढ़ा तो तौफीक की लिखाई देखकर मुझे धचका सा लगा। लिखाई से लग रहा था जैसे किसी दूसरी क्लास के बच्चे ने कुछ लिखा हो जो अभी लिखना सीख रहा है। रुक्के का एक एक हर्फ तौफीक की काबिलियत का पता दे रहा था। इस मुख्तसर से रुक्के में कई गलतियां थीं। रुक्का पढ़कर मेरा सर चकरा सा गया। इस रुक्के को एक ऐसे उस्ताद ने लिखा था जो कई सालों से तालिब इल्मों को पढ़ा रहा था। मैं एक मर्तबा फिर रुक्के को बगौर पढ़ने लगा। ये रुक्का पढ़कर मैं बहुत कुछ सोचने पर मजबूर हुआ। प्राइमरी तालीम की पहली ईंट रखने वाले उस्ताद को तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने दिल ही में ठाना, मैं इस स्कूल से हरगिज़ नहीं जाऊंगा जिस स्कूल में तौफीक जैसे मास्टर मासूम बच्चों पर मुसल्लत होकर इनका फ्यूचर और मुस्तकबिल तबाह करते हैं। मैं बेख्तियार बड़बड़ाया। सब बच्चे मुझे घूरने लगे। हमारे मास्टर साहब को क्या हो गया है? इन्हें क्या खबर थी कि एक छोटा सा रुक्का मुझे ये एहसास दिला गया कि शहर के किसी बड़े कॉलेज की बजाय मेरी ज़्यादा ज़रूरत इस एक छोटे कमरे के स्कूल को है, क्योंकि यही वो जगह है जहां बच्चों के जहनों पर तालीम की इमारत की पहली ईंट रखी जाती है। प्यारे बच्चों, 2 का पहाड़ा याद करो, मैंने प्यारे भरे लहजे में कहा। चंद ही लम्हों बाद सब बच्चे हम आवाज़ होकर पहाड़ा रटने लगे। 1 दूनी दूनी, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6। अब मुझे ये आवाज़ें अच्छी लगने लगी थी।